दोस्तों नमस्कार। आज 26 तारीख को जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जो सोशल स्टडीज़ सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है उसके अंदर जो 60 क्वेश्चन आएंगे थे उसकी संभावित जो आंसर की है वो जारी जा रही है आपके सामने। तो इस की में जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जिनके उत्तर वो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक आप बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो की जारी की जाती है उसको ही माने, परंतु संभावित जो मेरे अनुभव के और ज्ञान के आधार पर हैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो आप अपने की को इस की के आधार पर अपने प्रश्नों को टैली करके ज़रूर अपना ज्ञान का और आज के पेपर में कितना स्कोर हो रहा है उसको टैली कर सकते हैं। दोस्तों एसएसटी के पेपर में जो आपका मेरे पास पेपर है इसके अंदर जो किया मैं पहला क्वेश्चन 91वां जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में पाकिस्तान के अंदर कौन से स्थल हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, प्रभास पाटन, आलमगीरपुर, सनुदड़ो, कोट दीजिए। ये जो ऑप्शन दिए होते इसमें से आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सनुदड़ो और कोट दीजिए ये पाकिस्तान में है। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर सी है वो करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन था कि महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? दोस्तों महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त इनका जन्म राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल कस्बे में हुआ था। 550 एडी में भीनमाल कस्बे में हुआ था और इनके द्वारा प्रमुख जो गणित की जो साहित्य रचे गए थे उसके अंदर ब्रह्मगुप्त सूत्र, ब्रह्मगुप्त प्रमेय और ब्रह्म स्फुट का सिद्धांत दिया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके हो रहा है ए सही। अगला क्वेश्चन था इसके अंदर है वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था और व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। दोस्तों आपके इस प्रश्न के अंदर 1 और 2 दोनों कथन है वो आपके सही है। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ग्राम के अधिकारी ग्रामणी कहा जाता था। तीसरा ऑप्शन है वो गलत है, व्यापारी वर्ग को विष नहीं कह करके व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। तो इसके अंदर आपके पहला और दूसरा 2 कथन सही है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन है बी सही है। अगला क्वेश्चन था कि संत दरियाव जी द्वारा राम शनि संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की थी? इसका उत्तर है दोस्तों संत दरियाव जी द्वारा रैण के अंदर राम शनि संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इनकी माता का नाम महामाया था और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो इसके अंदर दोस्तों बचपन का इनका जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था, इनका जन्म कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा इनके बचपन का नाम वर्धमान था, यही ऑप्शन सही है। और इनकी माता का नाम महामाया बिल्कुल नहीं, इनकी माता का नाम त्रिशला था और वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर नहीं, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। इस हिसाब से आपका कथन केवल ए ऑप्शन ए सही है और केवल दूसरा यानी इनके बचपन का नाम वर्धमान था वो सही है। अगला क्वेश्चन था कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है अलगोजा, भपंग, रावणत्ता और तंदूरा। तो इसमें जो बांसुरी है वो ये फूंक से बजती है, तो इसमें है अलगोजा। बांसुरी की तरफ बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा आपका। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? महाजनपद और नगर, गांधार, मथुरा, अंग, उज्जैन, अवंती, सत्यवती और कंबोज, राजपुर। तो आपके इस ऑप्शन में महाजनपद कंबोज के नगर है वो प्रमुख राजपुर था, यानी कि आपका डी कथन है वो उसमें उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन था बंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये राजस्थान का सबसे प्राचीन टूटा फूटा जो मंदिर है, जैन मंदिर है, वो 12 जिले के अंदर स्थित है। तो बंडदेवरा का मंदिर है वो जैन मंदिर है और ये 12 डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया था। दूसरा उसने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, नहीं, बौद्ध धर्म इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म के प्रति इनका विश्वास बढ़ गया था और हमारा ये कर्नाटक में जाकर के अपने भद्रबहु को, दिगंबर संप्रदाय के गुरु थे भद्रबहु, उनको अपना
गुरु माना था और बद्रीपाल को गुरु मान करके इन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया गया था। तो ये ऑप्शन है वो कथन है इसका गलत है। और उन्होंने अशोक को अपना उत्तराधिकारी नहीं, इन्होंने बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इस हिसाब से आपके केवल कथन एक हैं वो सही है, तो यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन था अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिकांश अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में है और इनकी लिपि है ब्राह्मण लिपि है, यानी कि इनके दोनों ही सही है। तो सी ऑप्शन इसका आपका सही हुआ। चोरी चोरा की घटना कब हुई? ये चोरी चोरा की यूपी के अंदर ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, असफल होने का ये प्रमुख कारण था। ये फरवरी 1922 के अंदर हुई थी। तो आपका ऑप्शन सही है इसमें बी। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है जय सिंह। इसका सही उत्तर क्या है? जय सिंह। अलवर के जय सिंह शासक ने अपना हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये किसने कथन कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद का प्रमुख धर्म के बारे में है कि धर्म मनुष्य के अंदर ही उत्पन्न होता है और मनुष्य के भीतर ही जो देवी शक्ति का विकास है वो ही धर्म है। ये स्वामी विवेकानंद का प्रमुख कथन था। अगला क्वेश्चन था आपके, भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का यानी कि भारत का सोखा मेला, ये महाराष्ट्र के प्रमुख संत हुए थे और महाराष्ट्र में दलित और महार जाति के पहले ये एक उन्होंने वंचितों के संबंध में बहुत सारे जन जागृति के दोहे भी लिखे थे, इसलिए इनको दलित या महार जाति का प्रमुख संत माना जाता है और वंचित वर्ग के लिए पहला कवि माना जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। चौथा मेला इनको भारत का पहला आदि वंचित वर्ग या दलित वर्ग का पहला कवि माना जाता है। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? इनका उत्तर है राज सिंह। उदयपुर के शासक राज सिंह ने पहले इन्होंने इसका विरोध किया था, जजिया कर लगाने। ये केवल हिंदुओं पर लगाया गया था, इसलिए इसका विरोध है वो महाराजा राज सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डोंगजी ज्वार्जी ने किन राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष? ये दो किसानों के प्रमुख नेता थे और इन्होंने बीकानेर और जोधपुर की सेना के विरुद्ध किसानों के हक के लिए संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैराग्य का छद्म नाम धारण किया था? दोस्तों ये अंतिम जीवन के अंतिम काल में जोरावर सिंह बारठ ने छद्म के वेश में अधिकांश समय है वो मालवा और वग्र क्षेत्र में एमपी क्षेत्र के अंदर इन्होंने एक संत के रूप में छद्म का वेश धारण करके जोरावर सिंह बारठ ने अमरदास वैरागी का नाम रख करके काफ़ी समय तक संत के वेश में रहे थे। तो उन्होंने अपना नाम है वो अमरदास वैरागी रखा था, जोरावर सिंह बारठ। तो आपका इसका उत्तर सही हुआ डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राजस्थान में के प्रमुख क्रांति अर्जुनलाल शेट्टी, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और गोपाल सिंह खरवा। तो दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर है बी, गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है आपके, हल्दी घाटी के तो महाराणा प्रताप की चंदावड़ दस्ते में शामिल कौन कौन थे? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है पहले पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा। ये आपका उत्तर है इसके अंदर डी सही। अगला क्वेश्चन है, किस छत्री को शेखावटी की सबसे बड़ी छत्री माना जाता है? शेखावटी की सबसे बड़ी छत्री राम गोपाल पोदार की छत्री को शेखावटी की सबसे बड़ी छत्री माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ की छत्री किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु 1718 में उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर हुई थी। तो जोधपुर के शासकों ने इनकी याद में उज्जैन जिले में शिप्रा नदी के किनारे पर इनकी छत्री बनाई गई थी। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चावंड चित्रकला शैली, ये मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला शैली है चावंड। मेवाड़ राजघराने की शैली का नाम है ये चावंड। किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंध रही है? साथियों इसका उत्तर है आपके सीकर। ये पहली महिला किसानों के आंदोलन में किसानों के हक में आंदोलन करने वाली पहली महिला थी किशोरी देवी, जिनका अपना क्षेत्र रहा था सीकर। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन आएगा बी। बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? नाक,
दांत, कान और गला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका गला। अगर एडवर्ड थॉर्नडाइक 1891 शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? दोस्तों इसमें उत्तर आपके ऑप्शन दिया हुआ स्मृति का सिद्धांत, विस्मृति का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत और समायोजन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसके अंदर थॉर्नडाइक का जो मनोविज्ञान का सिद्धांत था, इसके एक तो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उसको प्रयास त्रुटि का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। परंतु आपके इस चारों ऑप्शन के अंदर इसमें से एक भी नहीं है। परंतु प्रयास त्रुटि के सिद्धांत को विस्मृति का सिद्धांत यानी फॉरगेट, भूलने का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो भूलना और प्रयास करना, ये प्रयास त्रुटि के सिद्धांत में लगभग इसका संभावित उत्तर है वो बी सही हो सकता है। अन्यथा इस प्रश्न को या तो बोर्ड है वो इसको फाइनल करेगा, इसको गलत भी कर सकते हैं, इसका बोनस भी मिल सकता है। और यदि उस तरीके से नहीं माने तो विस्मृति का सिद्धांत हो सकता है। बाकी के तीनों सिद्धांत थॉर्नडाइक से संबंधित नहीं रखता है। इसको उद्दीपन अनुक्रिया या प्रयास त्रुटि का या संबंधवाद का सिद्धांत माना जाता है। परंतु ये तीनों ऑप्शन आपके इसमें नहीं है। भूलने और प्रयास के सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के समकक्ष मान सकते हैं। तो अगर या तो यह प्रश्न डिलीट होगा और या इसका ऑप्शन है वो बी सही होने की संभावना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों नवीनतम अभी जो नई राष्ट्रीय केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति प्रस्तावित की, उसमें आकलन या अध्ययन केंद्र का नाम को प्रख नाम से रखा गया है। एक है अगला क्वेश्चन आपके, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? कल्प कार्यक्रम क्या है दोस्तों? कल्प राजस्थान सरकार में, ये राजस्थान में SSA के द्वारा 2004-05 में जो भी मिडिल स्कूलें थी, UPS स्कूल हैं, उस प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की जानकारी देने के लिए कंप्यूटर और उनके कंप्यूटर लैब की स्थापना करना, यानी कंप्यूटर को प्रत्येक विद्यालय को कंप्यूटर उपलब्ध करवाने की जो स्कीम थी उसको कल्प नाम दिया गया था। तो ये SSA के द्वारा शुरू की गई थी। इसका सही ऑप्शन है आपके डी 2004-05 में। अगला क्वेश्चन है आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान सभा द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने रखा गया था। इसको अनुमोदन है या स्वीकार किया गया था, वो था 22 जनवरी 1947 को। आपका इसके अंदर ऑप्शन सही होगा सी। अगला क्वेश्चन था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग माना गया है? तो दोस्तों इसको स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार माना गया है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर जिस प्रकार आपको बोलने की, भाषा की वो जो अधिकार दिया हुआ है संविधान ने, उसी प्रकार इसको भी एक मौलिक अधिकार माना गया है। तो इस स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर आएगा। इसका ऑप्शन होगा आपके ए। इसका ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? दोस्तों इसका अंग्रेजी में शॉर्ट नाम है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट है वो 2012 में बनाया गया। तो आपके इसका ऑप्शन होगा बी सही। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है आपका 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या संविधान दिवस भी इसको मनाया जाता है। इसको संविधान दिवस भी बोलते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन है आपके, भारतीय संविधान किस सूची में कृषि और सिंचाई को शामिल किया गया है? दोस्तों ये राज्य की जो 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, केंद्र सूची, ये राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो कृषि और सिंचाई का है वो राज्य सूची का विषय माना गया है। अगला है, संविधान के किस आर्टिकल के अंदर सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख माना गया, अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो इसका आपके सही उत्तर है आर्टिकल 129 129 के अंदर इसका आपके ऑप्शन होगा ए सही। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति का निहित है। अगला क्वेश्चन आए आपके हैं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में किसके गठन का प्रावधान किया गया है? इसका आपके सही उत्तर होगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा। दोस्तों आपका इसका सही उत्तर होगा ग्राम सभा। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है? विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6
सदस्यों का, यानी विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों A.S. अयंगर, अनंत शयनम अयंगर, प्रथम उपाध्यक्ष। दोस्तों इसमें कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न था, आपका प्रसिद्धि नजर है वो जाती है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अंदर कई प्रकार की गलती होने की संभावना है, सरदार हुकुम सिंह कर देते हैं। इसमें आपने थोड़ा सा इसको धीरे से इसको प्रश्न पढ़ना था। प्रथम उपाध्यक्ष, आपकी नज़र सीधी प्रथम अध्यक्ष पे जाती है, तो इसमें प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है। प्रथम अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे और प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अनंत शयनम अयंगर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान के दौरान मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मतदाता रजिस्टर यानी कि प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी। अब प्रथम मतदान अधिकारी का क्या काम है, द्वितीय मतदान अधिकारी क्या काम है, तृतीय मतदान अधिकारी क्या काम है, पीठासीन अधिकारी का, परंतु इसमें दिया है प्रभारी कौन होता है, तो प्रभारी आपके इसके अंदर पीठासीन अधिकारी है, परंतु इस रजिस्टर का भार साधक होता है वो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है। दोस्तों इसमें प्रभारी पूछा है, इसलिए वोटर रजिस्टर इंचार्ज का मतलब इसका ओवरऑल किसकी जिम्मेदारी है, ओवरऑल पीठासीन अधिकारी है, परंतु इसका आपको अगर होता है कि भार साधक कौन होता है, तो आपके इसका उत्तर सही होता है द्वितीय मतदान अधिकारी। परंतु जो प्रभारी का पूछा है तो ओवरऑल पूरे मतदान के अंदर प्रभारी होता है वो पीठासीन अधिकारी, या जिसको बोल सकें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। अगला क्वेश्चन है, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति संसदीय सरकार या संसदीय सरकार के तहत शासन प्रणाली के तहत ये उत्तरदायी। आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ए। अगला है, कौन सा ज्ञान उद्देश्य का कारण है? व्याख्या मतलब ऑब्जेक्टिव है, ज्ञान, अवबोध, कौशल, तो ये जो उद्देश्य है अनुप्रयोग और कौशल, ज्ञान, उपयोग, अनुप्रयोग और कौशल। तो इसके अंदर पहला है आपकी व्याख्या करना, दूसरा ऑप्शन है रचना करना, तीसरा है परिभाषित करना और चौथा है विश्लेषण करना। तो इसके अंदर ज्ञान है, ज्ञान का उद्देश्य का उदाहरण होगा इसमें परिभाषित करना, क्योंकि किसी भी शब्दों की परिभाषा करना ये सीधा ज्ञान के अंदर आता है, जबकि व्याख्या करना, रचना करना, विश्लेषण करना ये अवबोध के अंदर आता है। ये किस में आएगा? अवबोध में। व्याख्या करना, रचना करना, विश्लेषण ये अवबोध का और कौशल का उदाहरण आएगा। व्याख्या और रचना है वो अवबोध का है, विश्लेषण करना ये कौशल में भी आता है और उसमें भी आ सकता है, परंतु परिभाषित करना ये सीधा जो भी कारण आता है वो उद्देश्य के अंदर ये ज्ञान में आता है। तो आपका इसके अंदर सही ऑप्शन होगा सी, परिभाषित करना। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के किस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया गया है? इसमें अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत। आपके इसके अंदर आएगा करके सीखना, क्रिया का सिद्धांत है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन सही होगा सी, क्रिया का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपके, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है? इसमें आपके होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दक्षिण पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो इसका उत्तर आपके सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अधिकतम दूरी उपसौर, अपसौर, उपभू, अपभू, अपसौर। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। भौगोलिक घटना है कि अपसौर कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और उत्पादक। तो चूहा है वो घास को खाता है, तो चूहा एक उत्पादक कौन हुए? घास। और प्राथमिक उपभोक्ता घास को खाने वाले कौन से होते हैं? चूहा उसके अंदर आता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता है वो चूहा आता है। तो खाद्य श्रृंखला के अंदर ए ऑप्शन सही होगा आपके, प्राथमिक उपभोक्ता। चूहा है वो प्राथमिक उपभोक्ता ए। अगला क्वेश्चन है आपके, कौन सा कथन सही है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। दूसरा, दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, या दोनों दिशा में होती हैं, या चक्रवातों के पवनों की दिशा केवल घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। इसके अंदर आपका ऑप्शन सही होगा सी, यानी ये दोनों दिशाओं में होती है।
अगला क्वेश्चन है आपके, किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? इसमें 1901-11 का दशक, 11-21 का दशक, 21-31 का दशक और 71-81 का दशक। दोस्तों इसके अंदर आपका सही उत्तर है बी। भारत के अंदर केवल आज दिन तक की जनगणना के दौरान 1911 से 21 के दशक में ही नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। इसके अलावा हमेशा जनसंख्या वृद्धि में पॉजिटिव ही वृद्धि हुई है। नकारात्मक वृद्धि केवल एकमात्र दशक 1911-21 के अंदर दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके, कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ये जमशेदपुर में जमशेद टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। ये लौह इस्पात का भारत के अंदर सबसे पुराना कारखाना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण की दिशा के अंदर अवस्थिति का प्रमुख क्रम है वो क्या है? तो इसके अंदर आपके सही उत्तर आता है भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। ये भारत के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो है, तो भाबर तराई क्षेत्र का, ये पहाड़ी क्षेत्र का, तराई, फिर खादर और फिर अंतिम दक्षिण में क्या है, डेल्टा है। तो आपके डी ऑप्शन है वो इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत के अंदर सबसे ज्यादा जिप्सम है वो राजस्थान में उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन आपके, जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन किस प्रदेश में किया जाता है? किस प्रदेश के क्षेत्र में, मतलब ये जस्कर नदी है वो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और गढ़वाल कुमायूं, ये आपके लद्दाख क्षेत्र के अंदर जम्मू कश्मीर में इसका विद्युत क्षेत्र के उत्पादन में किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में? 100 टापुओं का शहर राजस्थान के, 100 टापू का कहो या 100 द्वीप का कहो, आइसलैंड, सिटी ऑफ 100 आइसलैंड, 100 द्वीपों का शरीर है वो, 100 द्वीपों का या 100 टापुओं का शहर है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को आ जाता है। तो आपके इसके अंदर ऑप्शन सही होगा डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर सही उत्तर है भील, ग्रासिया, सहरिया, मीणा। इसमें सहरिया जनजाति है वो भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में किया जाता है। सहरिया राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सिरोही क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों राजस्थान के अंदर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो जयसमंद माना गया है। जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है और इसको एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है। इस झील के अंदर राजस्थान में गोमती नदी का पानी आता है। तो ये मीठे पानी की मानव द्वारा निर्मित एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी हुई? जयसमंद झील, इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य होता है? भारत का सबसे सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सी फसल का ये जो है वो राजस्थान है। तो मक्का, मूंगफली, सरसों और कपास। तो आपके दोस्तों इसका सही उत्तर है सरसों में राजस्थान है वो टॉप में है। तो सबसे ज़्यादा सरसों है वो भरतपुर में होती है। तो राजस्थान सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है आपकी ग्लोब, मानचित्र, रेखा चित्र और चार्ट। पृथ्वी की आकृति को समझाना है, शेप ऑफ द अर्थ, इसलिए शेप ऑफ द अर्थ समझाने के लिए सबसे बेस्ट जो साधन होगा वो आपका होगा ग्लोब। तो आपका पहला इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती हैं क्योंकि ये सुनिश्चित करती हैं प्रश्नोत्तर प्रश्न और उत्तर देना। ये तकनीक सामाजिक के शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी है? तो पहला इसमें ऑप्शन है आपकी विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता। दूसरा है विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं। तीसरा शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी और एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष। तो इसके अंदर आपके पहला ऑप्शन है वो सही है क्योंकि इसमें अच्छा उत्तर देने की क्षमता विकसित होती है। प्रश्न उत्तर करते हैं तो इसमें बाकी अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, ये कोई इसका प्रभावी उत्तर नहीं है। शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी प्रश्नोत्तर में नहीं होती है। ये सक्रिय भागीदारी केवल डिस्कशन में संवाद, क्रिया प्रतिक्रिया संवाद होता है आपस में, उसमें होती है, बाकी नहीं होती है। टीचिंग की भागीदारी है, प्रश्नोत्तर तकनीकी नहीं होती है। एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो इसके अंदर आपका पहला ऑप्शन ए है वो सही माना जाएगा। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किसमें होता है? जीवन बीमा, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, चिकित्सा बीमा। इसका आपके सही उत्तर है एश्योरेंस का है जीवन बीमा के लिए।
अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजिंग ज़्यादा होती है, सत्र न्यायालय, जिला फॉर्म और जिलाधीश। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन ये उपभोक्ता विवाद है, उपभोक्ता कोर्ट। ध्यान रखें, इसमें कंज्यूमर कोर्ट से संबंधित हैं, इसलिए आप जिला न्यायालय जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। आपको इसके अंदर सही ऑप्शन होगा जिला फॉर्म, क्योंकि उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम गठित किए गए हैं। तो आपका इसमें सही उत्तर होगा सी। अगला है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक क्या है, कौन सा है। भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। सब बैंकों का बैंक यानी रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके अंदर आपका ऑप्शन सही होगा बी। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, एसएसटी के आज के पेपर का 60वां क्वेश्चन, 60 प्रश्न आए थे, उसका अंतिम है, राजस्थान राज्य का सहकारी बैंक का मुख्यालय, कोऑपरेटिव बैंकों का सबसे हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपके बी, जयपुर में। तो दोस्तों आपके जो 60 क्वेश्चन आए थे उसको मेरे अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर आपको जो उत्तर दिए गए हैं उससे आप अपनी टैली करके आज के पेपर में कितना स्कोर बनता है इसको टैली कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताए हैं वो बिल्कुल सही है, पर आप इसकी के लिए अपने संभावित उत्तर निकाल सकते हैं। माध्यमिक बोर्ड के द्वारा जो की जारी की जाएगी वो ही आपकी ऑथेंटिक की होगी, परंतु अब तक जो आपका पेपर हुआ है उसके संभावित स्कोर है वो निकालने में आपको ये हेल्प जरूर कर सकती हैं। आपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये जल्द की पहुंच जाएगी, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो के बारे में आपको जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो सके। धन्यवाद दोस्तों।